ब्रीडिंग मेथड्स जो सेग्रीगेटिंग जनरेशन हाइब्रिड्स की सेग्रीगेटिंग जनरेशन के लिए मोस्टली यूज़ किए जाते हैं वो मोस्टली 3 मेथड्स हैं: बैकक्रॉस मेथड ऑफ ब्रीडिंग, बल्क मेथड ऑफ ब्रीडिंग एंड पेडिग्री मेथड ऑफ ब्रीडिंग. Backcross method of breeding was covered in my last classes. Today we will deal with bulk method of breeding. Bulk method of breeding क्यों कहते हैं? Bulk मतलब होता है जब किसी चीज़ का हम मास में हार्वेस्टिंग करते हैं. बल्क मेथड ऑफ ब्रीडिंग को बल्क मेथड सिर्फ इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि हम इसमें मास में हार्वेस्टिंग की जाती है वो हम करते चले जाते हैं. यानी किसी भी तरह का आर्टिफिशियल सिलेक्शन जब प्रैक्टिस नहीं होता है तो उसको हम बल्क सिलेक्शन कहते हैं. और मैंने आपको बताया भी था कि हर ब्रीडिंग मेथड में एक टिपिकल पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसकी वजह से उसको दूसरे ब्रीडिंग मेथड से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो बल्क मेथड इज द ओनली मेथड इन विच नेचुरल सिलेक्शन इज प्रैक्टिस्ड. इसमें नेचुरल सिलेक्शन जो है वो ऑपरेट होने देते हैं. जबकि आप ब्रीडिंग के डेफिनेशन में देखते हैं तो ब्रीडिंग के डेफिनेशन में पहले ही है कि ब्रीडिंग इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल सिलेक्शन. 3 ही एक्टिविटी ब्रीडिंग की मेन है, दैट इज क्रिएशन ऑफ वेरिएशन एंड सिलेक्शन. पर यहाँ पर बल्क मेथड ऑफ ब्रीडिंग जो है वो एक यूनिक मेथड है जिसमें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं प्रैक्टिस करके the crop or plant or varieties are subjected to the natural selection. The bulk method of breeding was first used by Nelson and Halley in 1908. इसको हम मास मेथड भी कहते हैं और इसको हम पॉपुलेशन मेथड भी कहते हैं. अब जो मैंने आपको बताया कि कोई एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक होती है जिस पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक को हम एक रिकग्नाइजेबल फैक्टर कहते हैं जिससे हम हर ब्रीडिंग मेथड को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं. तो बल्क पॉपुलेशन मेथड इज द ओनली मेथड इन विच नेचुरल सिलेक्शन इफेक्ट इज सॉलिसिटेड. यानी द क्रॉप इज सब्जेक्टेड टू नेचुरल फोर्सेस ऑफ सिलेक्शन. कैसे? बल्क मेथड में F2, क्योंकि आपको पहले ही बताया गया कि हाइब्रिड्स की सेग्रीगेटिंग जनरेशंस, क्योंकि आपने हाइब्रिड तो बना दिया A इंटू B, अब उसके बाद जीन सेग्रीगेट करते हैं. तो इन सेग्रीगेटिंग जनरेशंस की हैंडलिंग के लिए 3 मेथड का यूज़ किया जाता है: बैकक्रॉस मेथड ऑफ ब्रीडिंग, बल्क मेथड एंड पेडिग्री मेथड. बल्क मेथड में जब हमको F2 मिल जाता है तो उसके बाद सब्सिक्वेंट जनरेशन, इसका मतलब कई जनरेशन, 5 से 6 जनरेशन में हम सिर्फ मास में हार्वेस्टिंग करने जाते हैं. इस मास में हार्वेस्टिंग की वजह से ही मास में हार्वेस्टिंग, और इट कैन बी बल्क में हार्वेस्टिंग, इसको हम बल्क में भी हार्वेस्टिंग कह सकते हैं, इसीलिए हम इसको बल्क मेथड ऑफ ब्रीडिंग कहते हैं. और जब बल्किंग पीरियड यानी 6-7 साल तक हम मास में हार्वेस्टिंग करते चले जाते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, देन आफ्टर या एट द एंड ऑफ बल्किंग पीरियड, जब बल्किंग पीरियड खत्म हो जाता है, तो जैसा कि आपको ये जो स्लाइड इसमें दिख रही है, इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि किस तरह से हम जो है बल्क मेथड में, जब ड्यूरेशन ऑफ बल्किंग हमारा 6 से 7 साल भी हो सकता है, 30 साल भी हो सकता है. तो उसके बाद जब हमारे पास बल्किंग का पीरियड जो है वो हमारा एंड हो जाता है, तो एंड होने के बाद हम क्या करते हैं कि हम उसके बाद इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन करना शुरू करते हैं. इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन करना शुरू करते हैं, ये आपको पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ बल्किंग पीरियड इंडिविजुअल प्लांट्स आर सिलेक्टेड. और उसके बाद इंडिविजुअल प्लांट का सिलेक्शन करने के बाद उसका जो इवेल्यूएशन होता है वो उसी तरह से होता है जैसे हम बाकी मेथड में करते हैं. ये जैसे ये आपका यहाँ लिखा हुआ है, इंडिविजुअल प्लांट्स आर सिलेक्टेड एंड इवेल्यूएटेड इन द सेम मैनर. हमारा मतलब जो डिजायरेबल हमारा पर्पस था वो जब फुलफिल हो गया तो बल्किंग को हम रोक देते हैं. तो अगर हम इसके प्रोसीजर्स को देखते हैं, पहले आप इसके प्रोसीजर को देखिए कि ये प्रोसीजर है क्या. अगर प्रोसीजर का हम चार्ट देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस चार्ट में जो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है वो है हाइब्रिडाइजेशन. क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन, ये पहले ही हमने आपको बताया कि हाइब्रिडिक जो सेग्रीगेटिंग जनरेशंस हाइब्रिड्स की होती हैं उनकी हैंडलिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. इसलिए इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेप है वो हमने क्या किया, P1 और P2, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे P1 और P2 का हाइब्रिडाइजेशन कर दिया. और हाइब्रिड जो हमको F1 जनरेशन में कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग जो हमने की है
जिससे हमको एक यहाँ पे हाइब्रिड मिला है, उस हाइब्रिड को हम F6 जनरेशन तक, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है F2 to F6, यानी F6 जनरेशन तक हमको कुछ नहीं करना है. In every generation large number of plants are harvested in bulk and the number of plants should be as large as possible. जितने अधिक plants होंगे उतने आपके desirable genes accumulate होंगे. और इसमें किसी भी तरह का हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन नहीं करते, मतलब बिल्कुल एक ब्रीडर या फार्मर की तरह हम हर साल क्रॉप लगाते हैं और F2 से F6 तक बल्क में हार्वेस्टिंग करते चले जाते हैं. जब F7 जनरेशन में हमको डिज़ायरेबल जो हमारा कैरेक्टर्स है वो दिखने लगते हैं. क्यों दिखने लगता है डिज़ायरेबल कैरेक्टर, ये भी अभी आपको बताएंगे. कि तो हम 30 से 50,000 सीड्स की स्पेस प्लांटिंग करते हैं और फिर उसके बाद हम फेनोटाइप के बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं और 1000 से 5000 यानी जितना प्लांट्स हमको सेलेक्ट करना होता है ऑलमोस्ट उसका 20 to 50 टाइम्स हम प्लांट लगाते हैं. यानी अगर आपको 5000 प्लांट्स सेलेक्ट करना है तो आप 50,000 प्लांट्स लगाएंगे और फिर उसके बाद हम उसको वही जो सारे ब्रीडिंग मेथड में जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करते हैं. दैट इज़ प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल and multi-location yield trial and then seed multiplication for distribution. पर अब हमारा ये है कि हम क्यों बल्क मेथड में ऐसा करते हैं कि एक तरफ तो हम बता रहे हैं कि plant breeding is artificial selection, it is based on creation and variation, and then artificial selection. Then what is the purpose of bulking like a layman farmer? That every year जो जैसे किसान जो है जब उसकी क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो वो हार्वेस्टिंग करता चला जाता है और क्रॉप को रखता चला जाता है. तो इस तरह की चीज़ें क्यों ब्रीडर कर रहा है कि विदाउट एनी काइंड ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन ब्रीडर इज गोइंग टू सेलेक्ट ऑल द क्रॉप या ऑल द वेराइटी इन बल्क. उसके पीछे क्या उद्देश्य है? पहला जो आपको ये स्लाइड अगर आप देखते हैं तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये फर्स्ट और फॉरमोस्ट है आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइन. अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि इस बल्किंग से होमोजाइगस लाइंस कैसे होगी. पहले तो आप ये समझिए कि जैसे A इंटू B को अगर हमने क्रॉस कर दिया है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इफ़ वी आर क्रॉसिंग A इंटू B, A अगर आप मान लीजिए कैपिटल A को कैपिटल B से क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब A सीरीज के जितने भी जीन हैं, चाहे वो A1 हो, A2 हो, वो सारे जीन्स जो है वो A पेरेंट से आ रहे हैं. A1 भी आ सकता है, A2 भी आ सकता है, यानी A सीरीज के सारे जीन आ रहे हैं. और जो B पेरेंट है हमारा वो क्या है, दूसरा पेरेंट है जो कि जेनोटाइपिकली डिफरेंट है. तो उसकी तरफ से अगर हम देखना चाहें तो B सीरीज के सारे जीन आ रहे हैं, यानी B1 भी आ सकता है या आपका अगर हम देखें तो B2 भी आ सकता है और उसके साथ अगर हम देखें तो BZ तक जीन आ सकते हैं. अब ये जीन तो यहाँ पर जो हमारा F1 बना है जिसको हम F1 कहते हैं, इस F1 में जीन तो हमारे कंबाइन कर गए. जीन कंबाइन करना तो कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग का उद्देश्य है ही, जिसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं. पर मेंडल का लॉ क्या कहता है? मेंडल का लॉ ये कहता है कि जीन्स को साथ आ जाना है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मेंडल एलील्स ऑफ ए जीन सेग्रीगेट. तो अगर इस पेरेंट से कैपिटल A1 आता है तो इसका मतलब स्मॉल a1 कहीं B पेरेंट में मौजूद है, या इसका वैसी वर्सा भी पॉसिबल है. अगर B पेरेंट से कैपिटल B1 आता है तो इसका मतलब स्मॉल b1 कहीं इस A पेरेंट में मौजूद है. इसका मतलब इसके एलील्स जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग पेरेंट्स में मौजूद है. तो दे आर कंबाइंड इन हाइब्रिड. हाइब्रिड में वो पास तो आ गए हैं, A1 विथ स्मॉल a1, कैपिटल A2 विथ स्मॉल a2, कैपिटल B1 विथ स्मॉल b1, कैपिटल B2 विथ स्मॉल b2. पर अब ये सेग्रीगेट करना शुरू करेंगे. तो हम सेग्रीगेट करना शुरू कर रहे हैं. तो अब हम क्या चाहते हैं, हमने कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग तो कर दी, हमारे डिजायरेबल ट्रेट्स तो मिक्स हो गए, बट दे हैव टेंडेंसी टू सेग्रीगेट. तो हमारे पास एक ही उपाय है कि किसी तरह से जो हमारे डिजायरेबल जीन हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाए, जो कि इस स्लाइड के जो फर्स्ट आपका ये है, ये स्लाइड के इसमें फर्स्ट उसमें लिखा हुआ है आइसोलेशन होमोजाइगस लाइन. तो इस होमोजाइगसिटी को अचीव करने के लिए बल्क मेथड का कैसे यूज होता है ये आपको दिखा रहा है. ये जो कि मैंने आपको कई बार, हर बार मैंने आपको ये दिखाया है और आपके बैकक्रॉस में भी ये चीज़ है कि अगर आपको सिंपली किसी कोई भी लाइन आपकी है
और उस लाइन के में जो भी हेट्रोजाइगोसिटी है, अगर उस हेट्रोजाइगोसिटी को आपको रिड्यूस करना है और आप यहाँ से शुरू करते हैं, ये जो आपका हेट्रोजाइगस है, ये वाली जनरेशन है जिसको F1 है, F2 के ऊपर क्या होगा, F1 होगा। F1 हम मान के चलते हैं कि F1 हमारा जो है वो 100% हेट्रोजाइगस है। क्योंकि हेट्रोजाइगस इसलिए है क्योंकि कैपिटल ए इज कंबाइनिंग विद स्मॉल ए, कैपिटल बी इज कंबाइनिंग विद स्मॉल बी, कैपिटल सी इज कंबाइनिंग विद स्मॉल सी। तो सारे के सारे जीन्स हेट्रोजाइगस पोजीशन में है। जीन्स तो कंबाइन हुए हैं बट दे आर इन हेट्रोजाइगस पोजीशन बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही है क्रॉसिंग ऑफ टू डिफरेंट जीनोटाइप्स। तो दोनों जीनोटाइप्स कंबाइन होकर यहाँ पे 100% हेट्रोजाइगस हो गए हैं। तो बल्किंग से कैसे होमोजाइगसिटी बढ़ती है ये हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन में जहाँ से आप शुरू करते हैं वहाँ 100% है, और आप जानते हैं कि ये जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिखा है, इसकी जगह कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है, इसकी जगह कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है, इसकी जगह कैपिटल जेड स्मॉल जेड भी हो सकता है। ये फर्स्ट जनरेशन में 100 है, 100 के बाद से ये 50, 50 के बाद फिर 25, 25 के बाद 12.5, फिर 6.25, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 3.5, और आप देख रहे हैं अगर लास्ट वाली लाइन में आप देखेंगे तो आप देखते हैं कि हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो रिड्यूस होकर 0.78% हो गई है। और इन द सेम मैनर जिस परसेंटेज में वो रिड्यूस हुई है उसी परसेंटेज में अगर आप देखते हैं तो ये एक जो आइदर होमोजाइगट्स हैं वो कितने बढ़ गए हैं, ये आप देखिए। आइदर होमोजाइगट्स जो है वो 49.6, और फिर उसके बाद दोनों मिला के अगर 49 को हम करते हैं तो हम देखते हैं 98% होमोजाइगसिटी बढ़ के चली हो गई है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो हमारा ब्रीडिंग का जो हमारा उद्देश्य है, जिसमें हमको सिलेक्शन ऑफ प्रैक्टिस करना चाहिए, वो हम सिलेक्शन का प्रैक्टिस करेंगे। सिलेक्शन प्रैक्टिस करने के लिए जो समय है वो अब आ गया है, यानी कि अब हमको होमोजाइगसिटी यहाँ पे आप देखिए 49.61 हो गई है, और फिर यहाँ पे भी 49.61 है, तो 99 दोनों जोड़ के लगभग 98% होमोजाइगसिटी हमको मिल गई है। यानी हम अब क्या करना शुरू करेंगे, देन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट द होमोजाइगस लाइन्स, क्योंकि अब मेरे पास वो चीज़ें आ गई हैं जो कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग से हाइब्रिड बन गया है, प्लस उसके साथ साथ वो होमोजाइगस भी हो गया। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ बल्क मेथड की। जब हम मास में हार्वेस्टिंग करते चले जाते हैं तो होमोजाइगस लाइन्स बस मतलब आपको मिलती चली जाती हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव अगर आप देखना शुरू करें तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप देखना शुरू करें तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन का मतलब कि आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो सेकेंड पॉइंट में लिखा है वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन। और जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि बल्क में हम क्या करते हैं, बल्क में हम 7 साल तक मास में हार्वेस्टिंग करते हैं। मास में हार्वेस्टिंग करने का मतलब कि हम हर साल क्रॉप को लेते हैं और फिर उसके बाद उसको हार्वेस्ट कर देते हैं। हमने पहले ही आपको बताया था कि दिस मेथड इज द ओनली मेथड विच इज बेस्ड ऑन natural selection. This is the only method which is based on natural selection. तो natural selection यहाँ पे कैसे प्रैक्टिस हो रहा है ये अगर आपको देखना है तो आप क्या देखते हैं कि 7 साल एक लंबा समय होता है, और हम ये मान के चलते हैं कि 7 साल में किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। तो जिस साल ज़्यादा बारिश होगी अगर आप देखेंगे किसी साल कम बारिश हो जाएगी, हो सकता है किसी साल आपको सूखा भी पड़ जाए। यानी कहने का ये मतलब है कि 7 साल एक इतना लंबा ड्यूरेशन होता है जिसमें आपको हर 7 साल में एक अलग तरह का इन्वायरमेंट मिलता है। यानी किसी साल आपको फ्लड मिलेगा, किसी साल आपको ड्रॉट मिलेगा, किसी साल आपको कोई साइक्लोन मिल जाएगा, किसी साल आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर मिल जाएगा, किसी साल आपको बहुत हॉट वेदर मिल जाएगा। तो आप क्या देखते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन। किसी भी तरह का आर्टिफिशियल सिलेक्शन यहाँ प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। यानी एट द एंड ऑफ बल्किंग पीरियड जिस साल ड्रॉट पड़ेगा, जिस साल ड्रॉट का इवेंट आएगा, एट द एंड ऑफ बल्किंग पीरियड यू विल बी सक्सेसफुल इन सेलेक्टिंग
ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट। जिस साल फ्लड आएगा, because you are not practices any kind of artificial selection, so at the end of bulking period, जिस साल flood आएगा, you will be able to harvest flood resistant crop। इसी तरह से आप 7 different kinds of diseases, pest, मतलब जो सिलेक्शन होगा वो बायोटिक फैक्टर्स के साथ साथ अबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट भी होता चला जाएगा। यानी हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि 7 इयर्स हम अपने क्रॉप को एक फार्मर जैसे फील्ड में छोड़ा रहता है, उसके बाद भी फार्मर रोगिंग वीडिंग करता रहता है, पर हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ 7 साल तक अपॉर्चुनिटी सिलेक्शन की अचीव करना। जब तक सिलेक्शन प्रेशर नहीं आएगा, जब तक वो पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट नहीं आएगा, कंस्ट्रेंट में भी बायोटिक एंड कंस्ट्रेंट में भी अबायोटिक। अबायोटिक कंस्ट्रेंट में फ्लड, साइक्लोन, ड्रॉट, एक्सेस रेनफॉल, लो रेनफॉल, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर आएगा। और बायोटिक फैक्टर में वास्ट वैरायटी ऑफ पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, माइक्रोब्स, फंगस, nematodes and a large number of pests. So the plant is automatically selected after 7 years against the lots of biotic and abiotic factor. So this is the explanation of the second point, waiting for the opportunity of selection, कि हम इंतजार कर रहे हैं कि आओ selection forces। और डार्विन की जो थ्योरी है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसमें जो अपने एग्जिस्टेंस में जो साइक्लोन में जो प्लांट एग्जिस्ट करेंगे दे विल बी साइक्लोन रेजिस्टेंट। विंड में जो बहुत या रेनफॉल में जो बहुत ज़्यादा एक्सेस रेनफॉल या एक्सेस वाटर लॉक्ड कंडीशन में जो प्लांट बचेंगे, दे विल स्ट्रगल फॉर देयर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द मोस्ट फिट प्लांट अंडर वाटर लॉक्ड कंडीशन। एंड अगर पेस्ट की अगर कोई डिजीज आ जा रही है, जैसे रस्ट आ जा रहा है या स्मट आ जा रहा है या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आ जा रहा है या पोटैटो है तो लेट ब्लाइट आ जा रहा है, तो एट द एंड ऑफ 7 years you will be able to harvest the crop which is naturally selected against smut, rust, wilt, a lot of fungal and bacterial पैथोजन, वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होगा। क्योंकि 7 years इज अ लार्ज पीरियड और 7 साल तक आपको कुछ नहीं करना है, तो प्लांट्स अपने आप डार्विन की थ्योरी के हिसाब से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? अपॉर्चुनिटी फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू चेंज द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। चेंज द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन का क्या मतलब हुआ? मतलब नेचुरल सिलेक्शन अपने आप उन क्रॉप्स को सिर्फ सर्वाइव करने देगा जो थोड़े पानी में सर्वाइव कर जाए या ज़्यादा पानी में सर्वाइव कर जाए। जैसी फील्ड की कंडीशन हो सकता है सबमर्ज कंडीशन हो, सबमर्ज कंडीशन में अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि पॉपुलेशन में वही प्लांट रह पाएंगे जो सबमर्ज कंडीशन में जिनमें रॉटनिंग नहीं होती हो या जो सबमर्ज कंडीशन में जो प्लांट्स मरते ना हो। यानी एक तरह से देखा जाए तो जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन है वो चेंज होता चला जाएगा मोस्ट फिट पॉपुलेशन की तरफ। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड पॉइंट एंड दिस इज ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन व्हाई द बल्किंग इज प्रैक्टिस्ड और 6-7 जनरेशन तक हम क्यों मास में हार्वेस्टिंग करते चले जाते हैं। तो दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बल्क पॉपुलेशन। सेंट्रल इशू क्या है कि इज द ability to survive in competition related to agriculture worth। सेंट्रल इशू क्या है कि एग्रीकल्चरल वर्थ देखिए बहुत दूसरी चीज होती है। जैसे एग्रीकल्चरल वर्थ मतलब हम जिस क्रॉप का एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी वास्तविक वैल्यू क्या है, उसकी कीमत क्या है। तो मान लीजिए हमने वीट को बल्क सिलेक्शन के लिए छोड़ा है, यानी वो वीट जो है वो कंपटीशन में बायोटिक स्ट्रेस के अगेंस्ट सर्वाइव तो कर गया है, पर जो उसका एग्रीकल्चरल वर्थ है, जो उसका ग्रेन है, जो उसका हार्वेस्टिंग करने के बाद जो यील्ड पर हेक्टेयर है, वो क्या उससे रिलेशन है कि यील्ड जो है। ये सेंट्रल इशू आता है बल्क पॉपुलेशन में कि सिर्फ नेचुरली सेलेक्टेड प्लांट्स विच आर नेचुरली सेलेक्टेड आर ऑल्सो ऑफ एग्रीकल्चरल वर्थ और नॉट। दिस इज द सेंट्रल इशू ऑफ द बल्क पॉपुलेशन। अब क्या है जेनेटिक कंसिडरेशंस, इसमें क्या क्या है? इसमें 4 वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से वेरिएबल है? पहला वेरिएबल तो ये है कि जेनेटिक पोटेंशियल ऑफ जीनोटाइप फॉर सीड प्रोडक्टिविटी।
क्योंकि इतने सारे जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो हो सकता है कभी बहुत ड्रॉट हो जाए, जो आपका सीड है उसका मॉइस्चर कंटेंट एकदम लो हो जाए, तो क्या सीड प्रोडक्टिव रह पाता है इतने लो मॉइस्चर कंटेंट में भी? अगले साल उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज क्या होती है और वो किस तरह से जर्मिनेट करता है, ये जेनेटिक पोटेंशियल पे निर्भर करेगा। कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, भाई इतना सारा नेचुरल फोर्सेस हैं, बायोटिक एनाबायोटिक, आप जानते हैं कि इसमें नेटवर्थ प्लांट का भले कम हो जाए, वो जो सर्वाइवल वैल्यू है वो प्लांट की बढ़ जाएगी। देन द थर्ड पॉइंट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन द जेनेटिक एक्सप्रेशन। जैसा कि मैंने आपको प्रैक्टिकल क्लास में भी बताया है कि इन्वायरमेंट प्लेज अ सेंट्रल एरर रोल इन द एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ फिनोटाइप अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप। जब एरर इन्वायरमेंटल जो इन्फ्लुएंस है वो जीरो होगा तो P इज इक्वल टू G होगा, पर जितना ज़्यादा इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करेगा जीनोटाइप को, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन उतना अल्टर करेगा। तो ये थर्ड पॉइंट इस तरह से क्लियर होता है। देन द फोर्थ पॉइंट इज सैम्पलिंग ऑफ जीनोटाइप प्रोपोगेट द नेक्स्ट जनरेशन। एक तरह से हम सारे अगली जनरेशन में हम एक रैंडम सिलेक्शन करते हुए अपने आप जो प्लांट जिनका सर्वाइवल एबिलिटी नहीं है वो पॉपुलेशन से बाहर हो जाएंगे, तो हमको एक सैंपल ऑफ प्लांट मिलेंगे जो मोस्ट फिट होंगे ताकि हम उनको नेक्स्ट जनरेशन में लगा पाए। देन द लास्ट पॉइंट, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मेथड। पहले तो ये सबसे ज़्यादा लेस रिकॉर्ड कीपिंग है, पेडिग्री से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। पेडिग्री मेथड वैसे अभी आपको बताया जाएगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पेडिग्री का होगा। तो इट इज़ अ वेरी लेस रिकॉर्ड कीपिंग, सिंपल है, कन्वीनियंट है। एक फार्मर की तरह आप हर साल वैरायटी सीजन में लगा देते हैं और फिर उसके बाद मास में हार्वेस्टिंग करते हैं, और ये मोर यूजफुल है पेडिग्री मेथड से। और उसके बाद देयर इज ग्रेटर चांस फॉर आइसोलेशन ऑफ ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट। ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट हम किसको कहते हैं? वो एक ऐसा जीनोटाइप है जिसमें सारे एक्सट्रीम या तो होमोजाइगस होंगे या होमोजाइगस डोमिनेंट जीन होंगे या एक्सट्रीम होमोजाइगस रिसेसिव जीन होंगे। तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि हमको ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट मिले, और ये जनरली मोस्ट सुटेबल है जो स्मॉल ग्रेन है उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। देन कम्स डिमेरिट्स। इसमें वैरायटी डेवलप करने में काफ़ी साल लगता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ड्यूरेशन ऑफ बल्किंग वेरीज फ्रॉम 7 to 30 ईयर्स। फिर उसके बाद इसमें ब्रीडर के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती कि वो अपना भी कोई स्किल्स में जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं या जो उसने साइंटिफिक बेसिस पे सिलेक्शन करना शुरू किया है, उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहता कि वो इसमें अपना जो एक्सरसाइज है वो कर सके। फिर उसके बाद अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज, बहुत सारी प्रोजेनीज सेलेक्ट करनी होती है क्योंकि हम मास में बल्किंग कर रहे हैं, ये उसका तीसरा डिमेरिट है। फिर उसके बाद फोर्थ डिमेरिट ये है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, क्योंकि आप मास में बल्किंग कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपने 100 प्लांट की हर साल बल्किंग की और नेचुरल सिलेक्शन के अगेंस्ट सिलेक्शन जब हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको क्या दिखता है कि नेचुरल सिलेक्शन के अगेंस्ट सिलेक्शन होने के बाद एट द एंड ऑफ बल्किंग पीरियड आपको कुछ प्लांट्स मिलते हैं, तो आप उसके इनहेरिटेंस रिकॉर्ड को कि उसका पेरेंट कौन सा है ये आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज़ द डिमेरिट ऑफ द बल्क मेथड। तो इस तरह से बल्क मेथड जो है वो कंप्लीट होता है। पेडिग्री मेथड जो है, पेडिग्री मेथड हम किसको कहते हैं? दिस मेथड वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय H.H. लॉवे इन 1927। पेडिग्री हम किसको कहते हैं? पेडिग्री इज द एक्चुअली पेडिग्री जो होती है वो आपके एंसेस्टर्स का डिस्क्रिप्शन होती है कि अगर कोई प्लांट किसी रो में लगा हुआ है तो पिछले रो में उसके पेरेंट कौन से थे, उसके पिछले साल उसके पेरेंट कौन से थे। दस पेडिग्री डिस्क्राइब करती है पेरेंट को, ग्रैंड पेरेंट को, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट को, और इस तरह से सो ऑन आप इसको बढ़ाते चले जाते हैं। पेडिग्री रिकॉर्ड किसको कहते हैं? जैसे प्लांट में एक टैग लगा रहता है, वैसे पेडिग्री मेथड में एक टैग लगा रहता है, एक डिटेल्ड रिकॉर्ड कि अगर जो हमने मान लीजिए हमने F3 में सिलेक्शन किया है तो द सिलेक्टेड प्लांट्स और उनकी प्रोजेनीज जो मेंटेन्ड है उनका क्या रिलेशनशिप है। Either they are the progeny of the same parent or they are progeny of the different parent। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हर जनरेशन में जो प्रोजेनी होती है वो F2 प्लांट की तरफ ट्रेस कर ली जाती है। ये ज़्यादा क्लियर आपको तब होगा जब हम आपको ये पेडिग्री मेथड के बारे में बताएंगे।
पेडिग्री की डेफिनेशन यही है, इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंसेस्टर्स। आप जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनका मेल पेरेंट कौन है, उनका फीमेल पेरेंट कौन है, फिर वो जो मेल पेरेंट है अगेन उसके दो पेरेंट होंगे, तो उसका भी मेल पेरेंट कौन है और फीमेल को पेरेंट कौन है, फिर जो फीमेल पेरेंट है अगेन उसके दो पेरेंट होंगे, तो उसका मेल कौन है फीमेल कौन है, और इस तरह से अगर आप एक बहुत बड़ा सा पेडिग्री ट्री बन जाता है। The single plant which is selected is having a pedigree tree because a single plant has two parents, male parent, female parent, and the male parent is having again two parents, and the female parent has also two parents। तो इस तरह से एक बड़ा सा ट्री बनता चला जाता है, और नीचे में टॉप में अगर आप देखेंगे तो इस तरह से एपेक्स नीचे है और ऊपर जो है ट्री बहुत बड़ा बन जाता है और एक कैनोपी टाइप की फैल जाती है जिसमें आपको ऊपर में सारे एंसेस्टर्स मिल जाएंगे। तो दिस इज नोन एज पेडिग्री, डेफिनेशन ऑफ द पेडिग्री। अब हम पेडिग्री रिकॉर्ड किसको कहते हैं? पेडिग्री रिकॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप सोचिए कि कितना ये टीडियस और कितना ये टाइम कंज्यूमिंग और कितना ये लेबर कंज्यूमिंग मेथड है, कि आप देखिए कि इसमें एक एक जो प्लांट है उसका पेडिग्री पेरेंट ऑफस्प्रिंग रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है F3, आप इस लाइन को देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है F3 और यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो है 79117। तो इस नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नंबर 7911-7? इसका मतलब ये है, जो इसके आगे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि दिस इज द प्रोजेनी इन द 7th रो इन द F3 plant of 11th cross, which cross was performed in 1979। चूंकि एग्जाम्पल 1979 के बाद किताब में आया होगा तो 79 दिया है। जैसे आज की डेट में अगर आपको पेडिग्री रिकॉर्ड मेंटेन, मान लीजिए आपने 2020 में या सपोज हम बहुत अर्ली कर लेते हैं 2017 में आपने कोई हाइब्रिडाइजेशन बनाया है, तो उसके बाद 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21 ले आए, तो 21 में तो आपको F5 मिल जाएगा। मान लीजिए 2017 में आपने क्रॉस बनाया है तो F1 जो है आपको अगली जनरेशन जो है वो अगली जनरेशन है P1 और P2 की क्रॉस करने की, तो 18 में आपको F1 मिलेगा 2018 में, और 2019 में आपको F2 मिलेगा, और 2020 में जो F3 मिलेगा उसमें आप किस तरह से मार्किंग करेंगे? क्योंकि आपने क्रॉस बनाया है 17 में, तो आप उसकी मार्किंग करेंगे, पहला लाइन लिखेंगे 2017, यानी जो 79 है इस 79 की जगह आप क्या लिखेंगे? इस 79 की जगह आप लिखेंगे 17। ठीक है, 17 के बाद अगर आपने 8वें नंबर का क्रॉस सेलेक्ट किया है, ये चलिए आपने 10वें नंबर का क्रॉस सेलेक्ट कर दिया है, तो अगली दो डिजिट आ जाएगी 1 और 0, तो अगला क्या आप लिखेंगे? 1 और 0। तो ये जो 1710 हो गया, ये जो यहां मैंने लिखा है 1710, इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज द 10th क्रॉस which was made in 2017। अब इसके अगर आपने 7th रो से इसकी प्रोजेनी को सिलेक्ट किया है तो हम इसके आगे नंबर जो दे देंगे वो 7 हो जाएगा। तो यानी हमारा जो नया नंबर है वो 1710, ये जो हमने लिख दिया यहाँ पे 17-7 हो जाएगा। अब उसके बाद अगले साल हम F4 में क्या करेंगे कि 7th रो में से जो प्लांट हमने सेलेक्ट किया है उसकी प्रोजेनी जो है, अब अगले साल तो भाई हम जरूरी तो नहीं है हर साल वो 7th रो में हो, तो अगले साल वो 4th रो में होगा, तो फिर उसका नोमेनक्लेचर देखिए बदल गया है। ये क्या है? प्रोजेनी इन द 4th रो ऑफ F4 प्लॉट विच वॉज सेलेक्टेड फ्रॉम 7th रो ऑफ F3। यानी हर साल एक नंबर ऐड होता चला जाएगा, पर आप जब देखेंगे F5 में आ रहे हैं तो जो लास्ट वाला नंबर है, मतलब कहने का ये मतलब है कि सिर्फ 2 नंबर आपको हमेशा दिखेंगे। जैसे ये जो F5 में आपको अब देखिए 2 नंबर दिख रहे हैं। कौन से 2 नंबर? ये जो F5 में लेके आते हैं तो आपको सिर्फ ये 2 नंबर दिख रहे हैं। कौन से 2 नंबर? 4 और 14। तो 4 तो ये प्रीवियस ईयर वाला है, 14 हमने उसको चूंकि 14th रो में लगाया है इसलिए आ गया। अब गायब क्या हो गया? गायब हो गया ये 7 गायब हो गया, ये वाला जो 7 है ये गायब हो गया। ये जो 7 था हमने इसको ओमिट कर दिया और हम क्या कर लिए? क्योंकि 4 से हम 14 बनाए, और इसी तरह से हम कंटिन्यू करते चले जाएंगे, यानी ये प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। आगे जैसे जैसे हम सिलेक्शन करते जाएंगे प्रोजेनी जो है उसका हम नोमेनक्लेचर या टैग प्लांट में देते जाएंगे, और एक जो पीछे वाला जो डिजिट है वो गायब होती चली जाएगी। जैसे फर्स्ट वाले में आपको आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट वाले में आपको
7 दिख रहा है, 7 यहाँ दिखा, ये फर्स्ट वाली रो में 7 दिखा, क्योंकि ये 7th रो में था। फिर उसके बाद हम उसको 4th रो में ले गए, तो हमने 7-4 कर दिया। फिर उसके बाद हम 14th रो में ले गए, तो 14th रो में हम ट्रेस तो कर लिए कि ये 4th रो में है, 7th हमने गायब कर दिया। यानी एवरी ईयर जो लास्ट डिजिट है वो हम गायब करते चले। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ मेंटेनिंग द पेडिग्री रिकॉर्ड, एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेडिग्री मेथड। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले साल तो चूंकि ये हैंडलिंग ऑफ सेग्रीगेटिंग जनरेशंस ऑफ हाइब्रिड्स का मेथड है, तो इसमें पहले साल तो हम वही करेंगे, P1 और P2 का क्रॉस कर देंगे, एंड सेलेक्टेड प्लांट्स जो P1 P2 के क्रॉस के बाद तो बहुत सारे प्लांट्स मिलेंगे, तो हम उनको 10 to 30 सीड्स जो है उसकी स्पेस प्लांटिंग कर देंगे, जो कि आपको यहाँ पे सेकेंड ईयर में दिख रहा है। यानी पहला साल हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर तो हमारा सिंपल है, फर्स्ट ईयर में हमने सिर्फ हाइब्रिडाइज, सॉरी ये फर्स्ट ईयर का ये हो गया, ये सेकेंड ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर में हमने सिर्फ क्या किया, सेकेंड ईयर में हमने एक 10 to 30 सीड्स की स्पेस प्लांटिंग कर दी। थर्ड ईयर में हम जाते हैं, थर्ड ईयर में हम क्या करते हैं, थर्ड ईयर में हम देखते हैं कि 2000 से 10,000 प्लांट्स की हम स्पेस प्लांटिंग कर देते हैं। और 2000 से अब यहां से सिलेक्शन शुरू होता है, जो 2000 से 10,000 प्लांट्स की हम स्पेस प्लांटिंग करते हैं, उसमें से आप ये देखिए कि ये नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे कि जब हम स्पेस प्लांटिंग करते हैं तो उसके बाद आप देखिए कि हम उसमें से कितने प्लांट सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें से हम 100 to 500 सुपीरियर प्लांट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। अब यहीं से पेडिग्री रिकॉर्ड देना शुरू हो जाता है। सिलेक्शन शुरू हुआ, पहले तो हमने सिर्फ 10 to 30 सीड्स को स्पेस प्लांटिंग की और सीड्स को हार्वेस्टिंग कर दी, और 2000 से 10,000 पर हमने सिलेक्शन कैसे किया, थर्ड ईयर में हमने सिलेक्शन किया और 100 से 500 सुपीरियर प्लांट्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। यहीं से हमने उनको टैग देना शुरू कर दिया। अब एवरी प्लांट इज कैरिंग इट्स ओन पेडिग्री रिकॉर्ड दैट इट इज सेलेक्टेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर रो फ्रॉम विच प्रोजेनी ऑफ विच क्रॉस। तो हर प्लांट जो है वो एक पेडिग्री रिकॉर्ड कैरी करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर में, फोर्थ ईयर में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में हम इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी जो है वो लगा रहे हैं। ये फोर्थ ईयर का एक्टिविटी आपको दिख रही है। फोर्थ ईयर में हमने क्या किया कि फोर्थ ईयर में हम इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज को लगा रहे हैं। और अब हम क्या करना शुरू करें, अब हम थोड़ा सा सिलेक्शन को और मॉडिफाई कर दे रहे हैं। कैसे, सुपीरियर प्लांट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम सुपीरियर प्रोजेनीज, एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड इन फिफ्थ ईयर। सेम प्रोसेस में जो है वो फिफ्थ ईयर में रिपीट हो रही। और फिर उसके बाद जब आप देख रहे हैं कि सिक्स्थ ईयर आ रहा है, तो सिक्स्थ ईयर में हम जो है इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनीज जो है वो मल्टी रो में हम आके लगाते हैं और सुपीरियर प्लांट्स को सुपीरियर प्रोजेनीज से सेलेक्ट करते हैं। और फिर सेवेंथ ईयर में वही सारी एक्टिविटी होने लगती है जो आपकी एक्टिविटी, जो कोई भी ब्रीडिंग मेथड होता है तो उसमें एक्टिविटी जो है लास्ट में हमने कहा कि लास्ट फ्यू कॉमन स्टेप्स आर कॉमन टू ऑल ब्रीडिंग मेथड्स, दैट इज प्रिलिमिनरी yield trial, then multi-locational yield trial which is known as coordinated yield trial, and it is written in this column। 9 to 11th ईयर में हम देखिए 3 साल तक इसको डिफरेंट लोकेशंस पे भेजेंगे ताकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, इस अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग इन्वायरमेंट मिलेंगे, एंड देन व्हेन वी विल कैलकुलेट द environmental component of error which is influencing the genotype to change its phenotype। ये कैलकुलेशन पूरा स्टैटिस्टिकल मेजर से होगा। और फिर उसके बाद जो है लास्ट ईयर में देखिए 12th ईयर आ गया, इसमें हम जो है सीड मल्टीप्लिकेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और इस प्रोसीजर को अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ें जो लिखी हुई हैं कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्रॉस को बनाने के बाद 15 to 30 प्लांट्स स्पेस प्लांटिंग की जाती है, और फिर उसके बाद 30 की स्पेस प्लांटिंग करके उनकी मास में हार्वेस्टिंग की जाती है। और फिर लगभग 2000 से 10,000 प्लांट्स के ये सिलेक्शन का रूल है कि जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 100 to, ये आप लाइन देखिए तो यहाँ पे लिखा है 100 to 500 प्लांट्स आर सिलेक्टेड, पर आप देख रहे हैं 100 to 500 प्लांट्स सिलेक्शन करने के लिए आपको प्लांट लगाने पड़े हैं 10,000। इतना टाइम्स आपको प्लांट लगाना है, क्योंकि आपको पता है इसमें से कुछ ही प्लांट्स जो है वो सुपीरियर होंगे, बिकॉज जीन्स आर सेग्रीगेटेड। और जब जीन्स सेग्रीगेट होंगे, ये तो हाइब्रिड्स की सेग्रीगेटिंग जनरेशंस की हैंडलिंग के लिए, जब जीन्स सेग्रीगेट होंगे तो ऑब्वियसली अपने साथ कैरेक्टर भी लेके चले जाएंगे, बिकॉज फिनोटाइप इज इक्वल टू
जीनोटाइप। तो सिलेक्शन हेयर डिपेंड्स ऑन द स्किल ऑफ द ब्रीडर। ब्रीडर यहाँ पे सिलेक्शन करेगा और उसके स्किल पे डिपेंड करेगा, जो कि बल्क पॉपुलेशन मेथड में बिल्कुल नहीं होता है। फिर उसके बाद F3 जनरेशन में इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी की स्पेस प्लांटिंग होगी और सुपीरियर प्रोजेनीज आर सेलेक्टेड फ्रॉम सुपीरियर रोज, और इस तरह से बल्क मेथड जो है वो चलता है। और फिर उसके बाद वो सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। डिमेरिट क्या है? पहला तो सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि भाई आप खुद सोच के देखिए कि 10,000 प्लांट लगे हुए हैं, तो just imagine the difficulty in maintenance of accurate pedigree record of this much plant, 10,000 plant. So it takes valuable time of the breeder. Sometimes it becomes the limiting factor. When the breeder has to handle many generation, it becomes the limiting factor to handle a lot of pedigree records of a large number of plants. Breeder cannot devote his ample time to this process. So the success of this method largely depends upon the skill of the breeder. पूरे breeder के ऐसे भी सारे methods के, पर इसमें कुछ ज़्यादा है क्योंकि ये सिर्फ एक इसमें रिकॉर्ड मेंटेन करने से आपको जैसे 9 जनरेशन बाद भी आप ट्रेस कर सकते हैं कि ये F2 का कौन सा प्लांट है, कौन सा क्रॉस है। तो देयर इज, और उसके बाद लास्ट डिमेरिट है, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन। तो दिस मच इज कंप्लीट। जो ये आपका टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया कि handling the segregating generations of hybrid. Only three methods are used: backcross method of breeding, bulk method of breeding, and pedigree method of breeding. Thank you.